और वो ये है कि गुजरात, अहमदाबाद इमर्जिंग एज इंडियाज नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। और भी कंट्रीज जो है वो सिलिकॉन वैलीज जो है वो बनाने के लिए अपनी उनकी तगोदो जारी है और उन्होंने अपने अपने टेक हब बनाए हैं, लेकिन चाइना की इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है। चाइना ने इसके लिए काफी जद्दोजहद भी की है। चाइना इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करता रहा है। और बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है। ये जो वर्कफोर्स है ये आउटसाइड द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी हब्स ऑफ बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो ये जो विजन आपको इस वक्त नजर आ रहा है कि इमरजेंस ऑफ मल्टीपल सिलिकॉन वैलीज अक्रॉस इंडिया। तो अब नमस्कार दोस्तों, भारत गुजरात के सूरत में सिलिकॉन वैली बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां पर बहुत सारी टेक कंपनी होने वाली है। इस पर पाकिस्तानी कह रही है कि हमने भारत से कुछ सीखना चाहिए। आप देखिए इस वीडियो में। और वो ये है कि गुजरात, अहमदाबाद इमर्जिंग एज इंडियाज नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। अहमदाबाद अब सिलिकॉन वैली के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी तैयारी जो इंडिया की तरफ से है वो तो एक अलग उस पे, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही, बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहां पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कहीं कहीं के दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया कि क्योंकि इंडिया ने जब से अपनी ये सीट संभाली है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसका फिर वो फर्ज भी निभा रहा है और वो इस तरीके से कि वो दुनिया का लार्जेस्ट हर चीज जो है वो बनाकर दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है। लेकिन सिलिकॉन वैली जो है वो अहमदाबाद में डेवलप होना, ये कोई इतनी मामूली बात इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली जो है वो यूएस में है और सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, बे एरिया में सिलिकॉन वैली मौजूद है और जिसको दुनिया का जो है टेक हब कहा जाता है और दुनिया की बड़ी कंपनीज वहां पर मौजूद हैं और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जो है उसको ही देखा जाता है। तो सिलिकॉन वैली का अब इंडिया में जो है वो इमर्ज होना कैसा है। देखिए, एक बात याद रखिए कि और भी कंट्रीज हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं। और भी कंट्रीज जो हैं वो सिलिकॉन वैलीज जो हैं वो बनाने के लिए अपनी उनकी तगोदो जारी है और उन्होंने अपने अपने टेक हब बनाए हैं, लेकिन चाइना की इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है। चाइना ने इसके लिए काफी जद्दोजहद भी की है। चाइना इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करता रहा है और उसने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज हब जो है अपने उधर सिलिकॉन वैली के तौर पर जो है उसको इमर्ज करने की काफी कोशिश की है, जो कि जाहिर है कि चाइना अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका को बीट करेगा और अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को ये बात पसंद क्यों आएगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच जो राइवलरी है और जो सिचुएशन है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अमेरिका ये पसंद करेगा कि इंडिया में सिलिकॉन वैली अगर बन रही है तो ठीक है, वो बन जाए, और अगर इंडिया में सिलिकॉन वैली इमर्ज होता है कोई सिटी इस तरीके से तो वो चाइना को टक्कर देगा और चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा उसके बाद जो है अपना एक ऐसा हब बनाना। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि ऑलरेडी दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो चाइना से उठ उठ के इंडिया जा रहा है। तो अब ये एक और बड़ी जो न्यूज है हमारे सामने मौजूद है। अब इसमें जो बात कही गई है रॉयटर्स और जो जिस जहां जहां पर पेपर, उसके मुताबिक जो बताया गया, उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनीज हैं ये जो है they want to establish a cost effective and dependable workforce। और इसके लिए वो समझते हैं कि जो इंडिया है उसकी वर्कफोर्स बहुत डिपेंडेबल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। देखिए, जब आप दूसरे कंट्रीज को देखते हैं तो वहां पर जो वर्कफोर्स का जो चार्जेस होते हैं, जो वो उनको पे किया जाता है, जो भी है, उस सिलसिले में वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। और इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये जो वर्कफोर्स है ये आउटसाइड द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी हब्स ऑफ बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो ये जो विजन आपको इस वक्त नजर आ रहा है कि इमरजेंस ऑफ मल्टीपल सिलिकॉन वैलीज अक्रॉस इंडिया, तो अब ऐसा नजर आ रहा है कि क्योंकि इतने हब बनेंगे कि अब ये सिर्फ एक सिलिकॉन वैली के बजाय मल्टीपल सिलिकॉन वैलीज जो हैं वो अक्रॉस इंडिया में नजर आ रहे हैं। लेकिन जो कंपनीज हैं वो ये चाहती हैं कि जो गुजरात, अहमदाबाद है वहां पर जो है वो उसको रिकग्नाइज इस तरीके से करवाया जाए और फिजिबिलिटी जो है ऑफ कंडक्टिंग वाइट कॉलर जॉब्स फ्रॉम एनीवेयर।
ये वो देख रहे हैं कि ये उनके लिए ज़रूरी है और ये वहाँ पर उनको बहुत आसान नज़र आ रहा है। और फिर इसमें जो है अगर अब हम इसके ऊपर बात करें कि इंडिया ने इस सिलसिले में क्या किया है, तो इंडिया ने तो देखिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का डेवलप वो कर रहे हैं और किया है। आपको पता है कि जो हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहाँ पर के मैच भी हुआ और क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जो है वो ये कह रही थी कि ऐसी नहीं जाना होते फाइन, असी क्यों जाए? ले उसका तो नाम ही है जी, मोदी साहब के नाम पर उसका नाम है तो भाई उधर जाके उन्होंने खेलना पड़ा। तो मतलब ये है कि ज़ाहिर है आप इस तरह की बातें करके तो मज़ाक उड़वाने के बजाय और तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि सिर्फ़ यही एक स्टेडियम नहीं, वहाँ पे और भी मैं देख रही थी कि वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, स्पोर्ट्स क्लब्स और इसके अलावा जो एक टेक्नोलॉजी हब के लिए जो है, जो कुछ हो सकता है वो तमाम चीज़ें, एक्सप्रेसवे वहाँ पर जो रोड्स हैं, जो उसका सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उसको बहुत डेवलप किया गया। और इसके अलावा और बहुत सी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ऑलरेडी बनाया जा चुका है कि जिससे उनकी तैयारी पूरी है। यानी वो तो जानते हैं ना, खबर तो रॉयटर्स अब दे रहा है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है तो इंडिया में तो इसके लिए पहले से उनको मालूम है और वो इसके लिए सारी तैयारियां जो है उसमें जुटे हुए हैं। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स की बात आई, उसके लिए बात कही जा रही है। अच्छा, इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है, तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। मैं परेशान हैरान होता हूं आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान है, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ, उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें। उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। अब मैं वो कहना चाहूंगा कि मियाँ साहब, आपने आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मेरा क्वेश्चन है। 76 साल का, मैं कल परसों किसी के पास बैठा तो मैंने बात की कि ये आज नहीं पकड़ तकड़ हो रही चीमा साहब। आपने खोड़ो साहब, मोहम्मद अयूब खोड़ो को आपने 2.5 साल की सजा दी थी टाइपराइटर चोरी करने की। ये 1947 की बात है। मेरे एक अजीम फील्ड मार्शल आए थे उसके बाद, और उसके बाद फिर हम देखते ही रह गए। अयूब खान अजीम फील्ड मार्शल आए। उसके बाद जनरल नियाजी साहब आए, जो कहते थे कि मैं तारक बिन जियाद का टाइप का जर्नैल हूं, मैं कलकत्ते पहुंच के दम लूंगा, आखिरी गोली आखिरी सिपाही। ये उनके डायलॉग। फिर जब वो फोर्ट विलियम में गए कलकत्ता, तो किसी ने कहा, पहुंच गए हो,